सातवें चरण के कई सारे इलाकों में आप घूमे हैं। क्या आपको लग रहा है कि विंध्याचल से लेकर बाबा विश्वनाथ तक किधर जाता हुआ दिख रहा है आपको पूर्वांचल का दक्षिणी हिस्सा? जी अभिषेक जी, शुक्रिया। अंतिम चरण जो 7 तारीख का है, इसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये है जनपद। अब इसमें से जिसमें मैंने दौरा किया है वो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इन्हीं जगहों पर मैंने दौरा किया है। कल मैं अखिलेश यादव जी और ममता जी की जो सभा थी उसके अंदर मैं था, और उस सभा में जिस तरीके का एक लोगों के अंदर उत्साह था, विशेष तौर पर मैंने ये देखा कि कम से कम मैं 5-7 किलोमीटर दूर से, वहीं से सारनाथ से मैं निकला था। तो सारनाथ से लेकर के वो जगह जहाँ पर वो सभा हो रही थी, साइकिलों से, मोटरसाइकिलों से, और जो जिस संख्या में लोग निकल रहे थे, तो मैंने बसें या जो होती है ना, एक साथ लोगों को ले जाने वाली जो संख्या है वो कम थी, लेकिन जो है बहुत जो एक तादाद थी, उसमें वो पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। जो कुर्सियां वहां पे उन्होंने जितनी भी लगाई होंगी, उससे कई गुना ज्यादा संख्या वहां पर थी। विशेष तौर पर जो ममता बनर्जी जो हैं वो जिस तरीके से बोली, और जो एक उनके ऊपर जो काले झंडे दिखाए उन्होंने, जिस तरीके से उसको वहां पर प्रेजेंट किया, उससे एक लोगों के बीच में काफी ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ। और मैं क्योंकि वाराणसी के अंदर भी था, और वाराणसी के अंदर मुझको एक जो पत्रकारों के साथ में मेरी मुलाकात हुई, 8-10 पत्रकारों के साथ मुलाकात हुई, और जो जनरल लोगों से मुलाकात हुई। मैं वहां पे जो कार्यालय थे, 4-5 कार्यालयों के अंदर भी मैं गया, और ये जो पूरी संख्या जो लोग थी इसके लोगों के बीच में बात की। तो वाराणसी के बारे में उन लोगों का कहना है ये है कि मोटे तौर पर जो सेवापुरी वाली सीट है, एक वो, और साथ में एक दक्षिण के अंदर किशन दीक्षित जी जो है उनकी एक सीट, और शिवपुर की सीट, ये 3 सीटें जो हैं, वो ये कहते हैं कि बाकी एडिशनल सीटें मिल सकती हैं, लेकिन ये 3 सीट तो जरूर ही मिलेंगी। फैसला तो 10 तारीख को आएगा, लेकिन वहां पर जो बातचीत तो हुई है उसके आधार पर मैं ये बात को आपसे कह रहा हूँ। इसके साथ साथ में जो स्थिति है, मैं अगर आपको सीट वाइज बताऊं तो सबसे बढ़िया जो जिला है वो असल में है आजमगढ़। और आजमगढ़ के अंदर जो पूरी स्थिति है, वो अगर हम जो 346 नंबर है मुबारकपुर, उसको अगर देखें तो वहां पर जो कैंडिडेट हैं वो अखिलेश यादव हैं, और उनका जो मुकाबला है वो असल में जो है बीएसपी के साथ है। ये एक खास बात है दर्शकों की जानकारी में, कि वहां पर एक तरीके से बीजेपी जो है वो नंबर 3 के ऊपर ही पहुंचने की स्थिति नीलम में जी, रहेगी। वहां का मुकाबला, चौथे चरण में भी कई सीटें ऐसी थी जहां सपा बनाम बसपा मुकाबला हुआ है। जी जी, ठीक बात आप कह रहे हैं। और तो इसमें इसलिए छठे चरण में क्यों ये हुआ है? मैं बात छठे ये चरण में बात तो भी काफी जरूर सीटों ऐड पे हुआ है। करना चाहता हूँ, मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि बीएसपी को लेकर के हम लोग मतलब जो पहले मैं लगातार, क्योंकि शुरू किया था वेस्टर्न यूपी से शुरू किया था, और पूरा 1 महीने तक मैं लगातार फील्ड में ही रहा हूँ, और रोज 3-4-5 विधानसभा के अंदर मिनिमम गया हूँ। तो ये था कि पहले लग रही थी कि बीएसपी कमजोर है, लेकिन बाद में ये बात समझ में आई कि बीएसपी की जो ताकत है उसमें मतलब कमी तो आ रही है, लेकिन वो कमी आ रही है मोटे तौर पर मुस्लिम वोट्स की कमी आ रही है, और गैर जाटव वोट्स की कमी आ रही है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो उसके साथ में इंटैक्ट है। तो खैर, आजमगढ़ का जो मैं बात आपको बता रहा था, तो आजमगढ़ के अंदर, मुबारकपुर के अंदर इस तरीके की स्थिति। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर ओबीसी ने वो कैंडिडेट दिया है जो कि पहले जो है बीएसपी का था, 2 बार था, उसका कैंडिडेट दिया है। तो वो भी एक किस्म का ट्रायंगुलर बनाने की बात है, लेकिन वहां इतना यह है कि मुस्लिम 65,000 और यादव 60,000, राजभर 12,000, पासी 10,000। तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो क्लियर कट वहां पर गठबंधन का है, तो उसमें कहीं कोई किसी स्तर की दिक्कत जो है वहां पर दिखलाई नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ में अगर आजमगढ़ का जो सदर की जो सीट है उसके अंदर जो है दुर्गा प्रसाद यादव हैं, वो पहले भी जो है वो 29,000 वोटों से जीते थे। जो है उनका लड़का जो है वो है वहां पर, तो
मुझे लगता है कि वहां पर एक ताकतवर स्थिति है, विशेष तौर पर इसलिए कि राजभर का वोट जो है वो जुड़ गया है, जो पिछली बार सीधे सीधे भाजपा के साथ में था। सगड़ी जो विधानसभा है, सगड़ी विधानसभा के अंदर एक किस्म का नया प्रयोग हुआ है। वहां पर जो है डॉक्टर एच.एन. पटेल को लड़ाया है समाजवादी पार्टी ने। ये भाजपा से आए हैं और भाजपा प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, और वहां पर तो मैं, क्योंकि उनके कार्यालय में गया था, बताया शिक्षा प्रकोष्ठ के भाजपा के उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो वहां पर जो उनका मुकाबला है वो बीजेपी के साथ में है। वो जो है वो वंदना सिंह के साथ में है, और वो जो है वहां पर कैंडिडेट हैं। तो वो वहां पर भी जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके का है कि पटेल 45,000 और यादव और मुस्लिम और इस तरीके का जो है, तो वो भी एक विनिंग कॉम्बिनेशन है उनके साथ में, क्योंकि पटेल एक एन ब्लॉक के तौर पे खड़ा है। ये भी एक बड़ी बात है कि पिछली बार जो है बीजेपी के साथ ही खड़े थे पटेल 100% तौर पे अगर माना जाए, और इस बार डिवीजन है, लेकिन इस सीट के ऊपर जो है वो एक साथ वो खड़े हुए दिखलाई पड़ते हैं। तो सिगड़ी सीट एकदम क्लियर दिखलाई पड़ती है। ऐसी गोपालपुर की जो सीट है, ये तो एमएलए जो है नफीज अहमद हैं, ये एमएलए पहले भी रहे हैं। तो वहां पर एक जो है, यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ बड़ी मार्जिन के साथ में ये सीट जो है ये जीतने वाली सीट है। मेहनगर है वो सुरक्षित सीट है, वहां पर ट्रायंगुलर मुकाबला है एसपी, बीएसपी और बीजेपी का। मेहनगर की जो सुरक्षित सीट है, लालगंज जो है वहां पर भी ट्रायंगुलर मुकाबला है, लेकिन वहां पर जो है राजभर क्योंकि जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ में, तो उसकी ताकत हो गई है। लेकिन यही सबसे बेहतर सीट बीजेपी के लिए बताई जाती है, मतलब जो एक पूरे आजमगढ़ के अंदर एक सीट जिसके बारे में बीजेपी कुछ कह सकती है, वो यही सीट है। इसके बाद दीदारगंज है, सुखदेव राजभर जो है जो स्पीकर रहे, उनका लड़का जो है कमलाकांत राजभर, वो सपा का उम्मीदवार है। तो उसकी एक अच्छी ताकत वहां पर है, तो उनको जीतना है। हालांकि मुन्ना सिंह जो है वो बीएसपी कैंडिडेट है, और मुन्ना सिंह को जो है वो अपर कास्ट का भी वोट मिल रहा है, बीजेपी का वोट वो काट रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी को तीसरे नंबर के ऊपर वो पहुंचाने का काम वो कर देंगे। अब निजामाबाद के अंदर 5 बार के एमएलए हैं अलमवदी, तो वो तो जीतना ही है। उनका एक तरीके का लोग श्योर सीट मान करके चल रहे हैं कि किसी किस्म का कोई उनका, मतलब एक सबसे ईमानदार व्यक्ति के तौर पर उनकी छवि है, तो उनके बारे में कहीं कोई एक तरीके से वो नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओवरऑल सुनीलम जी, जी, सुनीलम जी, मैं एक परिस्थिति लोग चर्चा कर रहे हैं जी। क्योंकि मऊका के अंदर भी इसी तरीके की स्थिति है, गाजीपुर के अंदर भी इस स्थिति है। मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज बहुत एक इंटरेस्टिंग हुआ। आज इंटरेस्टिंग ये हुआ कि आज मीटिंग थी, जो है अमित शाह की वहां पर मीटिंग थी, और अमित शाह जो मीटिंग जो करने गए, तो वो वहां पर चक्कर लगाने लगे जहां पर कि अखिलेश यादव की मीटिंग थी। फिर उन्होंने शायद समझ में आया होगा कि गलत जगह पर पहुंचे हैं। फिर वो अपनी मेन जगह पर गए, वहां पर जाकर के मीटिंग में केवल 5 मिनट उन्होंने भाषण दिया, और उसके बाद कैंडिडेट भी वहां नहीं पहुंच पाया, और वो चले गए। और उसके आगे की जो उनकी मीटिंग थी वो उन्होंने वहां पर रद्द करने का काम कर दिया, क्योंकि वहां पर जो लोग पत्रकार थे उन्होंने ही मेरे को ये फोन करके बताया कि अभी तुरंत की स्थिति ये है, एक तरफ 50,000 से ज्यादा लोग, जो 4 सभाएं की हैं अखिलेश यादव ने और ये राजभर और सब लोगों की जो सभाएं थी, उसमें 50,000 से ज्यादा लोग थे, और इसके अंदर 1,000 की संख्या भी अमित शाह वाली जो मीटिंग थी, शायद वो इसीलिए नाराज होकर के केवल उतर करके एक औपचारिकता करके चले गए होंगे। तो मुझको ऐसा लगता है कि एक जबरदस्त इन जो सीटें हैं, जो 54 सीटें हैं, इसमें मुझे लगता है कि सभी जो एक चरण रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा सीटें अगर गठबंधन को मिलेंगी किसी एक चरण के अंदर, मतलब परसेंटेज के हिसाब से, तो वो यही चरण होगा। ये बात ग्राउंड के जी। देश में कनॉट प्लेस में 2 व्यवसायियों को आतंकवादी समझकर गलती से दिल्ली पुलिस के 2 जवानों ने मार दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार को उसी दिन बर्खास्त कर दिया था, उसी दिन उनके पद से हटा दिया था। अब ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है, कौन से बुलडोजर बाबा है, कौन से कानून व्यवस्था की बात होती है जहां एक पत्रकार के भाई की हत्या प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में होती है, वो सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर को आरोपी बता रही है इस घटना के लिए, और पुलिस कमिश्नर से लेकर पूरा प्रशासन चुप बैठा हुआ है। आखिर इस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्या कहा जाए, किस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है जिसकी पीठ थपथपाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की बातें की जा रही है। अभिषेक जी, जो श्वेता बहन जी ने जो कहा है,
वो बात पूरा घूमते हुए स्पष्ट तौर पे सामने आई कि जो उनके जाति के साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कि इस समय बड़े माफिया हैं, बड़े अपराधी हैं, उन्हें पूरी तरीके से अभयदान है। और कुछ लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई करना, उनके ऊपर बुलडोजर चलवाने का काम किया जा रहा है। तो जो श्वेता जी ने बोला है, वो एक किस्म का अभी का तत्काल का उदाहरण है, लेकिन ऐसे 5 साल के अंदर इसका जो पूरा काला चिट्ठा है, इसके ऊपर तमाम जो है सोशल मीडिया के अंदर कई इसके ऊपर स्टोरीज भी हुई हैं और कई सीरीज भी निकालने का काम किया है। उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो शूटर भी लोग हैं, हत्या करने वाले लोग हैं, जेल के अंदर बंद लोग हैं, जिनको कि पूरी तरीके से योगी बाबा की सरकार का अभयदान प्राप्त है। अभी मैं एक धनंजय सिंह की बात करना चाहूंगा, क्योंकि धनंजय सिंह जो है आज मुलायम सिंह जी उनके क्षेत्र में गए थे, मल्हनी के अंदर आज गए और वहां पर उन्होंने अपील करने का काम किया कि भाई जो एक तरफ अत्याचार करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शोषण करने वाले लोग हैं। तो आप सोचिए कि ये कहा जाए कि सपा के जो एक तरीके से सबसे हैवीवोट जो व्यक्ति हैं, उनको भी धनंजय सिंह के खिलाफ में वहां पर जाना पड़ रहा है और उनके अत्याचार लोगों को याद दिलाने पड़ रहे हैं। इसी से पता चल जाता है कि कितनी बड़ी ताकत आज भी माफिया लोग अपनी साथ में रखते हैं। मैं इसके साथ में आपको ये भी कहना चाह रहा हूं कि अब लेकिन जो पूरा वातावरण बदल रहा है, उसके ऊपर भी लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आलोक रंजन जो है उनके यहाँ पर जिस तरीके से आईएएस आईपीएस जाने लगे हैं, जिस तरीके से कई जो है जो बोर्ड्स हैं उसके रंग जो है वो बदलने लगे हैं, जिस तरीके से अलग अलग जो एक खिसिया गई है सर, मतलब बीजेपी इतनी खिसिया गई है कि चाहे वो ममता बनर्जी जो है उनको काले झंडे दिखाने का मामला है, या ओम प्रकाश राजभर के ऊपर अटैक का मामला हो, या स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अटैक का मामला हो, या गुलशन यादव के ऊपर, पल्लवी पटेल के ऊपर, ये सबसे ये पता चलता है। मैंने ये बात का इसलिए उल्लेख किया कि श्वेता जी ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यह है कि जो अपोजिशन के लोग हैं उन्हें डराना धमकाना इस तरीके से लगातार किया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट भी आ रही है। रिपोर्ट आने के बाद में चुनाव आयोग भी उसके अंदर मौन धारण किया हुआ है, किसी स्तर के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं तो कल देख के आश्चर्य हुआ, बनारस के अंदर मैंने देखा कि बाकायदा बुलडोजर के ऊपर जो है भाजपा के झंडे लगा करके प्रचार करने का काम किया जा रहा है। मतलब सीधे सीधे लोगों को आतंकित करने का काम, मतदाताओं को आतंकित करने का काम, उन्हें ये बताने का काम कि भाई अगर जो है साथ नहीं दोगे और अगर तुम विपक्ष का साथ दोगे तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चल सकता है, चलाया जाएगा, क्योंकि यही बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हम गर्मी उतार देंगे। मुझको ये लगता है कि हालांकि 6 चरणों के अंदर अब तो गर्मी उतरी गई होगी, और इस बात को बार बार जो है अखिलेश यादव भी कहते हैं कि भाई भाप उठेगी या नहीं उठेगी, है ना, धुआं धुआं होगा या नहीं होगा। मतलब ये है कि एक तरीके से हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मानी है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ईवीएम को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें, मतलब हर जनपद के अंदर मोटे तौर पर 200 से 300 मशीनें जो बताया गया कि खराब हुई, 40-50 मशीनें तो अगर एक जनपद में आप देखेंगे तो इनिशियल स्टेज में ही खराब बताई जाती हैं। और जो ईवीएम का गड़बड़ है वो मुख्य तौर पर जो रिप्लेसमेंट होता है उसके अंदर ज्यादा संभावना उसकी बन जाती है, और ये बात की लोग आशंका भी बतला रहे हैं। मैं तो आपसे कहूंगा कि आपको केवल एक ईवीएम के ऊपर ही जो है एक शो आपको जरूर करना चाहिए, ताकि ये अभी तक के जितने राउंड हैं, है ना, या तो 6 राउंड के बाद अभी करें आप, या 7वें राउंड के बाद जी करें, कि केवल जरूर ईवीएम किस करेंगे, जनपद लेकिन मुझे है ना। सुनीलम और जी, ये वाला जो आशंका एक है वो भी बहुत जी बड़ी आशंका है कि जिस तरीके नीलम जी, से पोस्टल बैलेट वाली आशंका ज्यादा है, ज्यादा बड़ी है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर प्रमाण भी है कि बिहार के अंदर जिस तरीके से 17-18 सीटों के ऊपर परिणाम जो है उनके ऊपर असर डालने का काम किया गया। पोस्टल बैलेट जो है उनकी गिनती पहले होनी चाहिए थी, बाद में हुई। और इस बार ज्यादा गड़बड़ की संभावना इसलिए है कि इस बार बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट हुआ।